हाउ इज द जोश? जोश तो काफ़ी हाई है, महाकाल का आशीर्वाद है। पहले जोश जो था उससे दुगना कहूँगा या फिर 3 गुना और ज़्यादा हाई। इस समय हम किससे बात कर रहे हैं, एक नेता से या आईआरएस अफसर से? आप सिर्फ इस बार समीर वानखेड़े से बात कर रहे हैं, ना कोई नेता ना कोई आईआरएस ऑफिसर, ओनली समीर वानखेड़े से आप बात कर रहे हैं। आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई उस पूरे मामले में। तब जाके आपकी जांच पे सवाल जो उठ रहा था, कहीं ना कहीं लगा कि कुछ तो गलती हुई है। तो आपको भी कहीं उस चीज़ का अफसोस या लगता है कि कुछ गलती हुई? मैंने मेरी सिर्फ ड्यूटी निभाया है जी। ये केस के बारे में नहीं कहूँगा, कोई भी हाँ। आप दूसरे भी केस के हाँ। बारे में कहे, अब अगर पूछेंगे तो 19 हम्म। साल सिर्फ अपनी ड्यूटी किया है और कोई चीज़ का मलाल भी नहीं और कोई चीज़ ऐसा लगता भी नहीं गलत हुआ कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी भी नहीं हो सकता। आप भी शाहरुख खान जैसा ही डायलॉग मार रहे हैं। कौन है, मैं वो व्यक्ति को जानता भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ अगर डायलॉग मारना चाहूँगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज के डायलॉग मारना चाहूँगा या फिर हमारे परम पूज्य आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के डायलॉग बोलना चाहूँगा। ये कौन है मुझे पता नहीं है, किन का नाम लिया। मालदीव के पाकिस्तान में है तो मालदीव कोई जा नहीं सकता। मिस्टेक हो गई कि मालदीव गया, अभी तो और अच्छी अच्छी जगह जाने की कोशिश करूँगा। और अब मालदीव जो सर्विस में लगा है, सर्विस के पहले तो और 17 कंट्री विजिट कर चुका हूँ, वो भी अगर चाहिए तो नाम बता सकता हूँ मैं। यानी 4 या 5 साल और आप लोगों को तकलीफ देंगे क्योंकि आपकी देश सेवा दूसरों के लिए बला बन जाती है। लोगों की तकलीफ नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा राष्ट्र माँ की सेवा और संविधान के प्रति ईमानदारी। इतने विवादों में आप कैसे इतने शांति से रह पाते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस दिन विवाद कुछ हो नहीं या जिस दिन कोई कंट्रोवर्सी हो नहीं तो मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ कि समीर सब ठीक चल रहा है ना आपके साथ में। यानी आपकी जो ताकत है उसके पीछे एक बड़ी ताकत परिवार की भी है। एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स। वो बोलते हैं लड़, तू कुछ भी हो लड़, अगर तुझे छोड़ना भी पड़े छोड़, लेकिन लड़, झुकना नहीं और कभी भी डरना नहीं किसी। ये लड़ाई जारी रहेगी बिल्कुल, मृत्यु के अंतिम सांस तक। जब वो मुंबई में एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर थे तो नशे के सौदागर तो उनसे डरते ही थे, बॉलीवुड भी डरने लगा था। पहले सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में ड्रग्स से जुड़ी जांच और फिर अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कर देश भर में सुर्खियां पाई थी। हालांकि उसके बाद वो विवादों में भी घिरे, विभागीय जांच भी हुई, तबादला भी हुआ, लेकिन वो डरे नहीं, लड़े और आज भी लड़ रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ आईआरएस समीर वानखेड़े की, जो इसमें मेरे साथ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सुनील जी। श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका सुनील जी। सबसे पहला तो यही सवाल बनता है कि कैसे हैं आप और हाउ इज़ द जोश? जोश तो काफ़ी हाई है, महाकाल का आशीर्वाद है। पहले जोश जो था उससे दुगना कहूँगा या फिर 3 गुना और ज़्यादा हाई। लेकिन आपको यहाँ से उठाकर चेन्नई भेज दिया गया, एक तरह से सेंटिंग पोस्टिंग में डाल दिया गया, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि जोश आई? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हाई है। जैसा कि सुनील जी आप जानते हैं कि एक आईआरएस अधिकारी हूँ, ऑल इंडिया सर्विस की लाइबिलिटी है। मुंबई का आईआरएस ऑफिसर तो नहीं हूँ कि मुंबई में ज़िंदगी भर रहूँगा। अगर आप जानते होंगे कि आईआरएस के पहले भी डिफ़िकल्ट पोस्टिंग्स कर चुका हूँ, आंध्र प्रदेश में कार्यरत रह चुका हूँ, तेलंगाना में कार्यरत रह चुका हूँ, तो ऐसा कोई मुंबई में रहने का ठेका तो नहीं लेके रखा हूँ। और सेकेंडली आप ये भी जानेंगे कि आपने पढ़ा होगा भी, फिलहाल माननीय प्रिंसिपल बेंच कैट ने भी आदेश दिया है फिर से मुंबई पोस्टिंग का, तो वेट कर रहा हूँ अभी डिपार्टमेंटल ऑर्डर्स के लिए। यानी इंतजार चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। सही समय का? सही समय का नहीं, फिर से जो टेन्योर जो बाकी है मुंबई में उस टेन्योर करने का। अच्छा, एक सवाल यहाँ बनता है पहले कि आपने विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसी चर्चा चली कि धारावी से आप चुनाव लड़ने वाले हैं, आपने पेपर भी डाल दिया था, यहाँ तक खबरें आई। खंडन चूंकि आपने किया नहीं तो मैं मानता हूँ कि वो सही होगी। तो इस समय हम किससे बात कर रहे हैं, एक नेता से या आईआरएस अफसर से? आप सिर्फ इस बार समीर वानखेड़े से बात कर रहे हैं, ना कोई नेता ना कोई आईआरएस ऑफिसर, ओनली समीर वानखेड़े से आप बात कर रहे हैं। पक्का? 100% श्योर। तो अभी तक पूरा मन नहीं बनाया आपका कि? देखिए, अभी तो फिलहाल जैसा आप जानते ही हैं, अभी तो फिलहाल ऑन ड्यूटी ही हूँ और इनफैक्ट और भी थोड़ी देश सेवा करने का जज्बा भी है और मंशा भी है। तो फिलहाल 4 या 5 साल तो कहीं नहीं हूँ, यहीं हूँ अभी आपके सामने ही। यानी 4 या 5 साल और आप
लोगों को तकलीफ देंगे, क्योंकि आपकी देश सेवा दूसरों के लिए बला बन जाती है। लोगों की तकलीफ नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा, राष्ट्र माँ की सेवा और संविधान के प्रति ईमानदारी। ईमानदारी शब्द जब आप लगाते हैं तो फिर आपका पूर्व इतिहास सामने आता है, बिल्कुल कि विवादों से घिरा हुआ, बिल्कुल। जिसमें 2021 के बाद विवादों से घिरा। जी। 2008 से 2021 तक तो सिर्फ मेडल पे मेडल और सर्टिफिकेट्स पे सर्टिफिकेट्स मिल रहे थे। जिसमें रिश्वत मांगने का भी आरोप लगा 2021 के हाँ बाद। जी, हाँ, वो भी बहुत बड़ी रिश्वत, 25 करोड़। खैर उस पर मैं बात, सरप्राइज की बात है, इतना छोटा नापा है। अच्छा। अगर कुछ ज़्यादा बोलते हैं तो समझ में भी आता, लेकिन समीर वानखेड़े को और वो भी इतनी ऐसी चीज़ों में डालना, तो शर्म भी आती है, लोगों को शर्म आनी चाहिए लोगों को ऐसे आरोप लगाते हो। हम तो सोच रहे थे बड़ी रकम है, आपके लिए छोटी है। नहीं, लेकिन ठीक है, देखो, आरोप लगाने का तो लोगों के पर अधिकार है, लेकिन आरोप प्रूफ करना भी हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में एक चीज़ बहुत अच्छी है, और जिसके कारण हमारे जैसे अधिकारी अभी भी बचे हुए हैं और खुली तौर पे सांस ले रहे हैं, बच्चे परिवार सुरक्षित है, सिर्फ हमारे न्याय प्रणाली के कारण। जो हमारा न्याय प्रणाली काफ़ी भक्कम है, जो मैं कहूँगा कि जिस वजह से हम लोग के जैसे अधिकारी सिर्फ बचे हुए एक कवच की तरह, तो वो हमारा ईमानदार और निष्पक्ष जुडिशरी है, जिसकी वजह से बचाऊँ। तो न्याय की पूरी संभावना है, आशंका है कि बिल्कुल भी पक्षपात नहीं होगा। तो लेट्स वेट एंड वॉच। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके हौसले इतने सब के होने के बावजूद बुलंद हैं। बिल्कुल हौसले बुलंद है और न्याय प्रणाली पे पूर्ण भरोसा है। लेकिन एक सवाल है कि इतना बड़ा देश है, हजारों अफसर हैं, लेकिन चर्चा में कोई रहता है तो समीर वानखड़े ही क्यों? तो महाकाल का आशीर्वाद है बस, और बाकी का ये भी सिर्फ एक्सपेक्टेशन बहुत लोग करते होंगे, बहुत ऑफिसर्स करते हैं, मैं भी जानता हूँ, बहुत मेरे से अच्छे उम्दा अधिकारी आए हैं, अभी भी कार्यरत है। सिर्फ एक मौके की बात है कि किसको कभी कुछ राष्ट्र सेवा करने का मौका होता है, कभी कोई पब्लिक इंटरेक्शन करने का मौका होता है, तो ज़रूर है बहुत सारे अधिकारी काम करते ही हैं अभी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चांस। लेकिन मौका हर बार सिर्फ समीर वानखड़े को मिलता है, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन या मौके का फायदा उठाना जानते हैं समीर नहीं, वानखड़े? फ़ायदा उठाने की भी बात नहीं है। अगर आप देखेंगे कि जहाँ पर जिस कार्य में काम करता हूँ, तो सिर्फ ईमानदारी से और डेडिकेशन से आप काम करो तो फिर यू डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स। जब भी एनआईए में कार्यरत था, जब भी डीआरआई में कार्यरत था, तो मुझे लगता भी नहीं कि कोई ऐसे केसेस भी बाहर आते होंगे जो हम लोग ने किए। सब गुप्त तरीके से होता है, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चांस। इतने विवादों में आप कैसे इतने शांति से रह पाते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस दिन विवाद कुछ हो नहीं, या जिस दिन कोई कंट्रोवर्सी हो नहीं, तो मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ कि समीर, सब ठीक चल रहा है ना आपके साथ में? और अभी तो ये विवाद और कंट्रोवर्सीज ये एक एंटरटेनमेंट की तरह हो गई है। ना मुझे फिल्मों का शौक है, ना क्रिकेट देखने का शौक है, तो एंटरटेनमेंट कैसा करें? तो एंटरटेनमेंट सिर्फ ये चीज़ों से मेरा एंटरटेनमेंट होता है। आप चलिए, आपने खुद कंट्रोवर्सी की बात कर दी, तो सबसे पहला कंट्रोवर्शियल सवाल मैं अब कर ही देता हूँ। बिल्कुल। कि समीर वानखड़े हिंदू हैं या मुसलमान हैं? देखिए, क्योंकि आपके धर्म के ऊपर भी सवाल उठा था। बहुत और मैं ये चीज़ों से बेसिकली पहले तो बात नहीं कर पाया था, क्योंकि मुंबई में भी वो टाइम पे पोस्टेड था, एक कंट्रोवर्सी हुई थी, तो कुछ मेरे पर कंप्लेंट्स भी हो गई थी, तो एक मौका नहीं मिला था बात करने का। लेकिन आपके माध्यम से ज़रूर ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा है मुझे। अगर आप देखेंगे तो मुझे बहुत गर्व है अपनी पेडिग्री पे, अपने जो मातृत्व, मेरे जो पेरेंटल या फिर मेरे मदर साइड से जो मेरे घर का कल्चर है। तो हमारा एक भारत का संविधान भी आप जानते हैं, एक सेक्युलर संविधान है, तो एक ही घर में हिंदू और मुस्लिम, तो उस घर में मैं पला बड़ा हूँ, तो मुझे इस चीज़ का बहुत गर्व है और अभिमान भी है। मेरे जो पिताजी एक बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, महार परिवार से आते हैं, जो बौद्ध और हिंदुइज्म में फॉलो करता है, और मेरी माताजी मुस्लिम परिवार से आती है। तो एक हिंदू मुस्लिम की एक जो मैरिज हुई है, उसके बाद में एक जो परिवार बड़ा हुआ है, तो उस चीज़ का बहुत गर्व भी है, बहुत गुमान भी है। एंड इस चीज़ को कुछ लोगों ने एक कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश करी है, नाकाम कोशिश करी थी, जो 2022 में भी माननीय कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी ने भी उस चीज़ को खारिज कर दी और खंडन की उस चीज़ का। तो अभी वो सिटी साफ हो चुकी है, उसमें अब कहीं एब्सोल्युटली। अगर आपके पेपर्स ने, बहुत सारे पेपर्स में भी आया होगा, कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी ने भी क्लीन चिट दी थी कि जो गलत लोगों ने आरोप लगाया था, तो वो इनवैलिड आरोप था, एंड वो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, जो बुरी तरीके से नाकाम हो गई थी बाद में।
चूंकि आपने बात की कि और जो लोगों ने भी आरोप लगाया था उनके ऊपर फिर बाद में एफआईआर भी दर्ज हो गई थी SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत। चूंकि यहाँ बात हिंदू और मुसलमान की आई और आपके परिवार में दोनों लोग, बिल्कुल तो एक रिसेंट में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है बिल्कुल पहलगाम में, आपने देखा, बिल्कुल और वहाँ धर्म पूछ के आतंकियों ने मारा बिल्कुल। और उसके बाद एक देश में बहस चली बिल्कुल और बहुत लोगों ने ये भी कहा कि मुसलमानों पर शक किया जा रहा है बिल्कुल। या इसे एक माहौल बनाया जा रहा है। तो आपके घर में कहीं इस पर कुछ नहीं देखिए, चर्चा मेरे या कुछ? नहीं ऐसा तो मेरे घर में जो अगर मेरे पर्सनल राय पूछेंगे तो जो आर्मी सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का सिर्फ मेरी माताजी ने मुझे इंस्पायर किया था। ओके। पिताजी भी इस यूनिफॉर्म सर्विसेज में थे, लेकिन जो राष्ट्र सेवा करना है, आर्मी या फिर पुलिस ज्वाइन करना है, मेरे माताजी ने मुझे NCC डाला, मेरे माताजी ने मुझे कोक्स करके इन चीज़ों को आगे बढ़ाने की इंस्पिरेशन दी। मेरे मदर ने मुझे NCC में डाला, मेरे मदर ने मुझे मिलिट्री भोसले में भी डालने की कोशिश करी थी। तो ऐसा कभी भी हुआ नहीं था। बेसिकली एक काफ़ी काम कंपोजिट कल्चर, काफ़ी काम कंपोजिट एक परिवार था, जिस चीज़ का यानी वही कल्चर आज एक बाकी के भी पूरे शहर में आप देखेंगे, इट्स अ वेरी अर्बन काइंड ऑफ अ कल्चर। तो कैसे देखते हैं आप? एक सरकारी अफसर भी हैं आप, बिल्कुल आप NIA में भी रह चुके हैं, अभी NIA जांच कर रही है। बिल्कुल। नहीं, ये तो जो अगर जिस हिसाब से रिपोर्ट्स आई हैं कि अगर कास्ट पूछ के, अगर जाति पूछ के हमला किया गया या फिर कोई भी हमला किया गया, बहुत ही कायर प्रकार से हमला किया गया है, जिसका आई एम श्योर कि आर्मी या फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी मुंह तोड़ जवाब देगी। इसकी कोई दो राय नहीं कि इट शुड बी कंडेम्ड इन वेरी सीरियस फॉर्म। बेसिकली ये तो सिर्फ कायरों की तरह है कि आप निहत्तों पे अटैक कर रहे हो। अगर इतनी हिम्मत है तो फिर जो इक्वल है उन पे अटैक कीजिए, या फिर तो फिर आपको पता चलेगा कि आप कितने सक्षम हो या फिर आप कितने प्रिपेयर्ड हो। हर एक भारतीय को वी फील बैड अबाउट इट। तो हम फिर से आपके परिवार पे आते हैं, बिल्कुल। खास करके आपके जीवन संगिनी के ऊपर। आप एक सरकारी अफसर, आपकी श्रीमती जी फिल्म अभिनेत्री, तो ये अजूबा हुआ कैसे? मतलब कहाँ मुलाकात हुई, कैसे बात बनी? देखिए, ये तो फिल्म, अभी वो फिल्म मेकर है, Okay. शी इज़ अ फिल्म मेकर बेसिकली। ये तो आप अभी सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैं उसे जानता हूँ 1997 से। अच्छा। जब हम लोग सेम कॉलेज में थे, राम नारायण रुइया कॉलेज में, हम लोग दोनों ने खास साथ में कॉलेज पढ़े हैं। उसके बाद में अलग अलग रास्ते पे चले गई थी। शी वांटेड टू डू ड्रामाज एंड शी वांटेड टू बिकम अ फिल्म मेकर। मुझे सिविल सर्विसेज देना था, तो हम लोग की राहें अलग हो गई। लेकिन हम जानते हैं दोनों एक दूसरे को 1997 से। तो ना इधर वो टाइम पे मैं IRS ऑफिसर था, ना ही वो टाइम पे शी वॉज अ फिल्म मेकर और इनटू फिल्म इंडस्ट्री। उसके बाद में फिर शी चूज हर ओन करियर एंड महाकाल की कृपा से, भगवान की कृपा से, शी हैज़ डन गुड फॉर हर सेल्फ। रीजनल मूवीज़ में, मराठी मूवी में शी हैज़ डन वेरी गुड इन दैट एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। लेकिन उनको ये पता था आपकी पहली शादी की? उसको तो बेसिकली 1997 के बाद में भी वी वर इन अच्छा। टच। शी वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो शी न्यू अबाउट थिंग्स लॉट मैनी। साथ में यानी मेरे पेरेंट्स भी इसको जानते थे। शी वाज ऑल अलोंग विद मी थ्रू आउट माई लाइफ एंड थ्रू आउट माई करियर। तो आपके, जैसा आपने बताया कि 2021 के बाद से आप विवादों में आए या आपका काम विवादों में आया, उसके पहले भी आपने बहुत से काम किए और कई विवादित काम भी किए कहा जा सकता है। खास करके ट्रॉफी आ रही है जिसके साथ देश का सम्मान जुड़ा है, उसको भी आपने डिटेन कर लिया एयरपोर्ट पे रहते हुए। हालांकि वो उतना विवाद नहीं बन पाया वो सब चीज़ें, लेकिन अगर हम आते हैं कौटिल्य क्रूज के ड्रग्स केस पे, तो उसमें जो आरोप लगा आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे, उनको गिरफ्तारी का, तो उसमें प्रोसीजर लैप्स का भी आरोप था काफ़ी, और भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा कि 25 करोड़ की आपने आप लोगों को बेसिकली मैं 2-3 बातें इस चीज़ में सुनील भाई बोलना चाहूँगा आपको। एक तो जब कुछ इसी केस के बाद में कुछ एक्शंस हुई थी, तो उस एक्शंस को मैंने चैलेंज किया था हमारे माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने। तो उस दौरान बेसिकली जो विपक्ष में थे या फिर जो अपोजिट पार्टी थी, तो उनका ये कहना था कि मैं इस केस के बारे में मीडिया से बात कर रहा हूँ और केस को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो माननीय न्यायालय के सामने मैंने एक हलफनामा दिया था, एफिडेविट दिया था कि इस केस में मैं बात नहीं करूँगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मैं न्यायालय की काफ़ी इज्जत करता हूँ और कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ जिससे कुछ कंटेम्प्ट हो, तो इसके लिए मैं इस चीज़ को बोलना नहीं चाहूँगा। हालांकि ये बात मैं खुद करना चाहता हूँ, बहुत मंशा है बात करने की, बहुत सारी चीज़ें ओपन करने की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के हलफनामे की वजह से कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि कौन लोगों ने आरोप लगाया था, किनकी क्या मंशा थी, वो जग जाहिर है, लोगों को मालूम है। पूरे भारत राष्ट्र ने देखा कि क्यों किसने आरोप लगाया और किस वजह से आरोप लगाया।
तो आई डोंट वांट टू स्पेसिफाई ऑन दोज थिंग्स वैसे भी क्लियर हो जाएगी थोड़े दिनों में, उस चीज़ का इंतज़ार है मुझे। मैं आगे पूछना चाह रहा था कि आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई उस पूरे मामले में, तब जाके आपकी जांच पे सवाल जो उठ रहा था कहीं ना कहीं लगा कि कुछ तो गलती हुई है। तो आपको भी कहीं उस चीज़ का अफसोस या लगता है कि कुछ अफसोस गलती हुई? की मैंने मेरी सिर्फ ड्यूटी निभाया है। जी। ये केस के बारे में नहीं कहूँगा, कोई भी आप हाँ, दूसरे भी केस के हाँ, बारे में कहे अब अगर पूछेंगे तो। हम्म, 19 साल सिर्फ अपनी ड्यूटी किया है और कोई चीज़ का मलाल भी नहीं और कोई चीज़ ऐसा लगता भी नहीं गलत हुआ है। और आप जो प्रोसीजर लैब्स की बात कर रहे थे, तो उस बारे में ज़रूर मैं कह सकता हूँ। वो भी बेसिकली सेटिसाइड हुआ है जिसने इंक्वायरी करी थी, इसके यहाँ पर प्रोसीजर लैब्स हुई है। हाँ, So that has been set aside by the Honorable CAT and which has been the order has been upheld by the Honorable Delhi High Court. ये आप लोग ने भी रिपोर्ट काफ़ी किया था कि जो SCT जिन्होंने इंक्वायरी करी थी that has been legally untenable. लेकिन लगभग उसी केस के बाद और समीर खान के केस के बाद आप पे निजी हमले होने शुरू बिल्कुल, वो आप सब होने शुरू पूरे हो गए भारत थे। राष्ट्र जानता जी। है, पूरे लोग जानते हैं कि क्यों मेरे पर अटैक होना स्टार्ट हुआ और किस व्यक्ति ने क्यों अटैक किया, सब जानते हैं। लेकिन ऐसे में उस आरोपी को डिस्चार्ज मिल जाना, तो सेटबैक नहीं लगता कि आपको एक सेटबैक हुआ है क्या? वो आपको लगता है डिस्चार्ज है, बेसिकली आप ओके। चार्जशीट अगर ठीक से पढ़ेंगे तो इन्वेस्टिगेशन जारी है उस चीज़ में, तो मैं उस पर टिप्पणी वैसे भी नहीं करना चाहूँगा। तो लेट्स सी, अब कोर्ट में मैटर है, अभी माननीय हाई कोर्ट के सामने मैटर है, कौन सही कौन गलत है वो सिर्फ कोर्ट ठहराएंगे। लेकिन मुझे तो सत्य पे विश्वास है। ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी भी नहीं हो सकता। वेट क्या है। बात, क्या बात! आप भी शाहरुख खान जैसा ही डायलॉग मार रहे हैं। कौन है, मैं वो व्यक्ति को जानता भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ अगर डायलॉग मारना चाहूँगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज के डायलॉग मारना चाहूँगा या फिर हमारे परम पूज्य आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के डायलॉग बोलना चाहूँगा। ये कौन है मुझे पता नहीं है, किन का नाम लिया आपने। अब जब आप पहचान ही नहीं रहे उन्हें, तो फिर उनकी एक फिल्म का जो डायलॉग है वो आपके संदर्भ में देखा जा रहा है। ना मैं फिल्म देखता हूँ, ना मैं ये व्यक्ति को जानता हूँ। लेकिन उसके पहले आपको भी याद होगा शायद, शाहरुख और सलमान बाबा सिद्दीकी के एक इफ्तार पार्टी में आए थे। सुनील तो जी, एक फोटो था जिसमें आप भी दिख रहे हैं वहाँ पे। नहीं, मेरा कोई फोटो, मेरा ना, मैं इन लोगों से ना मुझे कोई शौक है उठना बैठने का। मैं एक पब्लिक अधिकारी हूँ, तो वो टाइम पे बेसिकली ये कोई फंक्शन मुझे याद नहीं है, लेकिन एक पब्लिक अधिकारी होने के कारण लॉट मेनी फंक्शंस में भी आई अटेंड एज एन ऑफिशियल कैपेसिटी ऑल्सो, एज पर्सनल कैपेसिटी ऑल्सो, रिलीजियस फंक्शंस में कोई पूजा हो जाए या कोई थिंग्स हो जाए, तो उसमें मुझे लगता नहीं कि कोई किससे गले मिल रहा है या कभी कोई ऐसा कोई फोटो वोटो मुझे याद नहीं है, और ना ही मुझे कोई मंशा है। नहीं, आपकी मंशा तो खैर अभी चूंकि अब मामला आपने कह दिया कि कोर्ट में लंबित है, तो उस पर तो ज़्यादा बात हम कर नहीं सकते। लेकिन मुझे याद है जहाँ तक आप एनसीबी में थे, हालांकि बहुत पहले से हमारी आपकी परिचय था, जब आप एआईओ में थे तब से। बिल्कुल। लेकिन ज़्यादा परिचय और घनिष्ठता एनसीबी में आने के बाद हुई, क्योंकि इतने काम किए आपने उस दौरान, इतने रेड मारे, इतने लोगों को पकड़ा कि हम लगभग हफ्ते में हर दिन मिलते थे। हफ्ते में एक केस तो हो ही जाता था। बिल्कुल। तो उस समय एक आरोप लगा था आपके ऊपर, आरोप वैसे तरह का नहीं था, चर्चा का था, और मैंने भी ट्वीट किया था कि एनसीबी की आपने कार्य पद्धति बदल दी थी। एनसीबी जो पहले सिर्फ बड़े ड्रग्स स्मगलर को ही पकड़ा करता था, टारगेट करता था, या बड़े पेडलर को टारगेट करता था, छोटे छोटे जो नशेड़ी है उनको नहीं छूता था। लेकिन आपने आके उल्टा कर दिया, आपने जो है कि छोटे जो ड्रग्स वाले हैं उनको ही पकड़ना शुरू किया, यानी जो क्वालिटी केस को छोड़ के छोड़ दूं, क्वांटिटी में ज्यादा नहीं। तो आपका ये कहना है कि छोड़ दूं उसे, अगर आपके सामने नहीं, कोई मेरा कुछ कहना नहीं है, जो एक तरह से चर्चा में जो क्रिटिसाइज करते हैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ कि छोड़ दूं उसे, छोटा केस आया तो छोड़ दूं, अपनी विफलता या फिर अपनी कार्य क्षमता में अगर कुछ कमी हो जाए उसको छुपाने के लिए बोल दूं कि मैं छोटे केसेस नहीं करता, सिर्फ बड़े केसेस करूंगा। अगर आपको शायद ये पता होगा कि जो घरों में माओं को और बच्चों को और फैमिली को तकलीफ होती है वो कोई 1000-2000 किलो से नहीं होता है, ग्रामों से तकलीफ होती है। अगर एक छोटा बच्चा जो एडिक्ट होता है या फिर एक फैमिली पीड़ित होती है, ये ग्राम से छोटे छोटे क्वांटिटी से एडिक्ट होता है, तो क्या छोड़ दूं उसे मैं? आई कैन नॉट डू लाइक दैट। और एनडीपीएस एक्ट में कहाँ पर भी ये नहीं लिखा है कि छोटे केसेस को आप छोड़ दो या बड़े केसेस को पकड़ो। एनडीपीएस में अगर 0.1 ग्राम भी बैंड है तो मैं उसे पकड़ूंगा। और आप सुनील जी, मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो क्रिटिसाइज करते हैं, ज़रा मेरा हिस्ट्री भी पढ़ लीजिए। मैंने 17 ग्राम भी पकड़ा और 17,000 किलो भी पकड़ा एक टाइम पे। बिल्कुल। आप शायद लोग ये नहीं जानते होंगे कि भारत का सबसे बड़ा गोल्ड का सीजर भी मैंने किया है 185 केजीज का, और 6,000 टन का भी एक टाइम पे मैंने ड्रग्स पकड़ा है, गांजा जो नक्सल प्रभावित एरिया से पकड़ा है।
तो ये मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि सिर्फ ग्राम्स पकड़ा है, मैंने केजीज और टन्स भी पकड़े हैं एक टाइम पे। और रही बात वो लोग जो ये कहते हैं कि सिर्फ हम बड़े केस करते हैं, ये अपनी बेसिकली अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए कहते हैं। अगर 6 ग्राम भी पकड़ेगा तो भी मिलेगा तो भी पकड़ूंगा, 6000 किलो मिलेगा तो भी ज़रूर से पकड़ूंगा। लेकिन उन केसों का हश्र क्या हुआ? जैसे मान लीजिए हम सुशांत सिंह राजपूत के ड्रग्स से जुड़े मामले की बात करें, बड़े बड़े अभिनेत्रियों को बुलाया गया, अभिनेताओं को बुलाया गया, पूछताछ की गई, लेकिन आगे क्या हुआ कुछ पता सुनील नहीं। जी, मैं ये थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहूँगा इस केस के बारे में कि ये जो केस जो अभिनेत्री वगैरह, आई डोंट नो, देयर वर 2 टीम्स बेसिकली। तो वो मैंने कभी इन्वेस्टिगेट किया नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि जिनको संबंध जो यू आर टॉकिंग अबाउट सम एक्ट, आई नेवर हैंडल दैट केस। वो जो दिल्ली में पीपल वर वो टाइम पे जो हु वर पोस्टेड, तो उन्होंने हैंडल किया था। आई वाज नॉट इन्वॉल्वड इन दिस केस। रही बात दूसरी, जो क्राइम नंबर 16 थी, डेफिनेटली आई वाज सुपरवाइजिंग दैट केस। उसमें जितना मुझे याद है कि उसमें 35 अरेस्ट हुए थे और 8 किलो ड्रग्स भी पकड़ा गया था उसके अंदर। ट्रायल जारी है उसके अंदर अभी, एंड मुझे लगता नहीं कि किसको क्लीन चिट उस केस में मिली है अभी तक। लेकिन आपसे आप तो जितने भी ड्रग्स से जुड़े लोग सभी के ऊपर मतलब एक तरह से कार्रवाई करते थे, बिल्कुल। लेकिन बॉलीवुड क्यों डरा हुआ रहता था कि बॉलीवुड आपसे कि भाई नहीं, मुझे वही एक पब्लिक से, यानी जो ये हाँ, क्वेश्चन करते हाँ। हैं, मुझे उनसे यही सवाल है कि मैं यहाँ पर, मुझे राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया है, मैं यूपीएससी क्लियर करके एक पद पे बैठा हूँ, तो क्या पक्षपात करने के लिए बैठा हूँ कि आप मुझे आपका चेहरा बताइए तो मैं फिर आपको कायदे बताऊंगा? यू शो मी योर फेस, आई शो यू द रूल। इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी। जहाँ पर एक संविधान है, जहाँ पर एक कायदा है, मैं सबके सामने सेम करूँगा। अगर वो मेरा ही बच्चा क्यों ना हो, या मेरी फैमिली क्यों ना हो, या मैं खुद क्यों नहीं हूँ, अगर कोई चीज़ वायलेशन किया, आई विल इन्वाइट द एक्शन द सेम वे जैसा नॉर्मल पब्लिक को इन्वाइट होती है। तो मैं क्या, एम आई एक्सपेक्टेड टू डू सम पक्षपात कि फॉलोइंग आदमी, कोई ये व्यक्ति कोई बड़ा व्यक्ति है, ये आदमी कोई छोटा व्यक्ति है, हमारे सामने ये सो कॉल्ड बॉलीवुड या सो कॉल्ड सेलिब्रिटी, हमारे सामने सिर्फ एक कायदा, कानून और एक लॉ होता है। बाकी का आई एम नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ दिस ऑल्सो कि मैं कुछ पक्षपात करूं। तो अगर किसने कोई खंडन किया है या किसने कोई रूल का पालन नहीं किया, तो फिर मेरा काम था लॉ इम्प्लीमेंट करना। सो डेफिनेटली आई विल डू दैट ओनली विदाउट कमिंग अंडर एनी प्रेशर्स और पुल्स। लेकिन जिस तरह से आपने कार्रवाइयाँ की, एक माहौल उसमें बन गया था कि बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो ड्रग्स से जुड़े हुए हैं। क्या अनुभव क्या रहा है वाकई सुनील में? जी, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, देखिए, जो ड्रग का प्रॉब्लम है, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। हम उसको एक इंडस्ट्री या फिर एक चीज़ को जस्टिफाई एक चीज़ में सीमित नहीं कर सकते। वर्ल्ड प्रॉब्लम है, नेशनल प्रॉब्लम है, सिटी प्रॉब्लम है। अगर आप देखेंगे उसमें कोई बड़ी इंडस्ट्री का भी एमएनसीज के कुछ लोग पकड़े जाते हैं, कोई स्लम से बच्चे पकड़े जाते हैं, कोई पेडलर्स गैंगस्टर्स पकड़े जाते हैं, तो एक चीज़ को मैं उसे हाईलाइट नहीं करना चाहूँगा। वायलेशन हुआ है, और जैसा कि मुझे याद है कि उसमें लगभग कुछ 354 केसेस उस दौरान, कुछ हमारे दौरान बुक हुए थे। 354 अरेस्ट हुए थे, सॉरी, एंड 117 या 18 केसेस हुए थे 2021 में। तो उसमें से हार्डली 2 या 3 ये सो कॉल्ड पीपल जो आप कह रहे हैं उनके ऊपर होगा, बाकी के ऊपर तो हार्डकोर पेडलर्स एंड सप्लायर्स थे। मीडिया उनके बारे में ही चलाती है जिनका फेस वैल्यू होता है, जिसका हमारे से कोई लेना देना नहीं होता है। सो इट्स जस्ट वेरी सब्जेक्टिव जो पब्लिक ये क्वेश्चन, अगर मतलब इसके लिए भी कहीं ना कहीं मीडिया जिम्मेदार है, ऐसा आप? नहीं, मीडिया, देखिए, दे आर ऑल्सो प्रोफेशनल्स। आई डोंट वांट टू, मैं किसको भी जिम्मेदार नहीं ठहराता हूँ, वो अपने भी काम कर रहे हैं, सैलरी पे काम कर रहे हैं जैसा मैं काम करता हूँ। लेकिन जो फेस जिसका चलता है उसी के बारे में ज़्यादा लोग बात करते हैं, गॉसिप होती है बेसिकली। नॉर्मल कोई एक हार्डकोर पेडलर हो या गैंगस्टर हो, जिसका कोई फेस वैल्यू नहीं, उसका सिर्फ कोर्ट कचहरी में कहानी बनती नहीं। एब्सोल्युटली, वेरी ट्रू। यही वजह है कि बॉलीवुड जरूर से ज़्यादा बदनाम हो गया, ऐसा आप कहना चाहते हैं? मैं कोई भी इंडस्ट्री या किसके बारे में बोलना नहीं चाहूँगा, मेरा कोई उनसे लेना देना है नहीं बेसिकली। जैसा मैं आपको कहता हूँ, ना मैं मूवी देखता हूँ, ना मैं पिक्चर देखता हूँ, ना ही मुझे वो चीज़ में इंटरेस्ट है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या आ रहा है सामने आपके। आप जब थे तब भी एक बड़ा नाम था कैलाश राजपूत ड्रग्स में, जो कि भाग गया था यहाँ से। उसको पकड़ने की शायद आपने घेरने की कोशिश भी की थी, या और बहुत से बड़े ऑपरेशंस भी आपने किए थे, कई नाम हैं उसमें। तो उन सब पर जो कार्रवाइयाँ जो हुई थी उससे लेके, लेकिन उस तरह का दबाव हम कहें या नहीं बन पाए, या फिर ड्रग्स पे उतना घेर नहीं पाए कि ड्रग्स बंद हो जाए। अब आपके जाने के बाद या आप थे तब भी लगातार और अब तक ड्रग्स की कार्रवाइयाँ हो रही है, धड़ल्ले से पकड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रीज पकड़ी जा रही है, और ड्रग्स का जो पारंपरिक था वो छोड़कर अब सिंथेटिक्स में ज़्यादा आ गया है और ज़्यादा लोग नुकसान वो कर रहे हैं।
लेकिन ये ख़त्म क्यों नहीं होता है इतनी कार्रवाई होने के बाद भी? सवाल ये है। पहली बात है सुनील जी, मैं ये जो कैरेक्टर्स के नाम लिए उनको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहूँगा। दे वेरी पेटी क्रिमिनल्स बेसिकली, जो ड्रग में काम करते हैं देश के जी। खिलाफ में, तो ये बहुत छोटे क्रिमिनल होते हैं जिनके ऊपर कड़ी से कड़ी हुई कार्रवाई होना चाहिए। मैं उनका नाम नहीं लूँगा। सेकेंडली, ये ऐसे लोगों को, ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ने की पूरी कोशिश की गई थी। RCNs हो जाए या रेड कॉर्नर नोटिस हो जाए, सब मुंबई पुलिस ने भी काफ़ी अच्छा मुहिम किया था, DRI ने किया था, NCB ने वो टाइम पे किया था, कोशिश हुई थी। लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं, लीगल इश्यूज होते हैं, जिनका लूप होल का फ़ायदा लेके ये भाग जाने की कोशिश करते हैं। रही आपकी दूसरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने, बड़ा क्वेश्चन पूछा है कि ये रुकता क्यों नहीं है। अगर आप देखेंगे कि हमारा मुंबई भी, या फिर इंडिया, अगर आप भारत की बात करेंगे, तो ये एक ट्रांजिट पॉइंट भी बन चुका है और उसके बाद में कंजम्पशन सेंटर भी बहुत बड़े पैमाने पे बन चुका है। हाई एंड सोसाइटी में ये तो ड्रग एक नॉर्म हो चुका है, काफ़ी कॉमन हो चुका है बेसिकली, और स्लम्स में भी ये काफ़ी प्रचलित है, चरस और गांजा जैसे ड्रग्स के साथ में। तो अगर आप सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करते रहेंगे इस चीज़ को, कि मुझे सिर्फ केसेस बनाना है, केसेस करना है, पकड़ना है, तो भी ये सक्सेसफुल नहीं होगा। इम्प्लीमेंटेशन के साथ में हमको उसी रिग्रेस तौर पे अवेयरनेस भी करना है। हमको माता पिताओं को, रेसिडेंट एसोसिएशंस को, पब्लिक को भी बताना है कि कौन से प्रकार के ड्रग्स हानिकारक है। अगर कोई ड्रग्स पीता हुआ पकड़ा जाए तो उसको कहाँ पर एक्शन लिया जाए, अगर कोई ड्रग्स सप्लाई करता है वहाँ पर कैसे एक्शन लिया जाए। तो ये एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, अवेयरनेस सेशंस, लेक्चर्स प्लस लॉ इन्फोर्समेंट। ये अगर दोनों साथ में चलेगा तभी ये रुक पाएगा। आइसोलेशन में कुछ भी नहीं हो पाएगा इस चीज़ों को। तो आपका तो तबादला भले हो गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ आपका इंटरेस्ट अभी भी उस फील्ड में है। नहीं, बिल्कुल आप जागरूकता बढ़ाने के लिए अभी भी। सुनील जी, ये देखिए, ये हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे बच्चे, हमको हमारा राष्ट्र को प्रज्वल बनाना है, एक डेवलप कंट्री बनाना है। तो मुझे नहीं चाहिए कि मेरे राष्ट्र में कोई गंजेड़ी और नशेड़ी यूथ पैदा हो या फिर आगे चढ़े। किसको भी, कोई भी भारतीय नागरिक को ये सब नहीं चाहिए होगा। तो मैं समीर वानखेड़े, जब भी मेरी सैटरडे संडे छुट्टी होती है या फिर मेरी कोई गैजेटेड हॉलीडे होती है, तो मैं कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट टारगेट करता हूँ जहाँ पर जाके मैं वहाँ पर नशा मुक्ति के कार्यक्रम करता हूँ, सो दैट गाँव में भी लोगों को बताऊँ मैं कि चरस गांजा के अलावा भी बहुत सारे सिंथेटिक ड्रग है, जैसा कि मेटाम्फेटामिन, मेफेड्रॉन, जहाँ पर फैक्ट्रीज बनती है, गाँव वालों को पता भी नहीं होता है। तो मैं वहाँ पर जाके उनको अवेयरनेस करता हूँ, उनको जाके ये भी बताता हूँ कि नशा मुक्ति कहाँ पर अप्रोच करना चाहिए, कौन से नशा मंडल्स को अप्रोच करना चाहिए, रिहैब सेंटर्स कहाँ पर है, सो दैट गाँव में डिस्ट्रिक्ट से भी काम स्टार्ट हो जाए और वो फैले नहीं आगे। शहरों में तो बहुत बुरी तरीके से फैल गया है। तो मेरी यही मुहिम होती है कि डिस्ट्रिक्ट्स को पहले बचाने की कोशिश करूँ, जितनी भी हम्बल मेरी कोशिश होती है। तो हफ्ते में एक बार मैं वो करने की कोशिश करता हूँ, और फिर बाकी का भी कोई भी नशा मुक्त सेशंस होता है दिल्ली या फिर मुंबई में, वो लेने की कोशिश करता हूँ। तो ये आप अपने लेवल पे करते हैं? अपने मैं स्तर मेरे पे? लेवल पे ही करता हूँ बेसिकली। मुझे इसमें किसकी क्या हेल्प लूँ, जितनी भी, कोई स्कूल्स हो जाए, कॉलेजेस हो जाए, कोई रूरल एरिया हो जाए, ग्राम पंचायत के साथ में करता हूँ मैं, कुछ मेडिकल टीम है उनके साथ में करता हूँ मैं, सो दैट मुफ्त में भी बेसिकली उनको मेडिसिन मिले डी एडिक्शंस की। तो कोशिश करता हूँ अपने लेवल पे मैं। तो ये एक तरह से समाज सेवा का आपका हिस्सा है। ये राष्ट्र की तरफ राष्ट्र, जी, बेसिकली, जी। राष्ट्र को आप, राष्ट्र ने आपको इतना दिया, भी आपका भी मौका बनता है, दायित्व बनता है कि टू गिव बैक टू द सोसाइटी। आई ट्राई टू डू दैट। कुछ पॉजिटिव, जो आपकी छुट्टियां होती है, तो एक रादर देन घूमने फिरने से अच्छा कुछ राष्ट्र की सेवा में, कुछ समाज सेवा किया जाए, तो आई थिंक सो दैट वे। घूमने फिरने की बात आई तो मुझे मालदीव याद आ गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आरोप लगा था कि बिल्कुल। तो फाइनेंस तो मालदीव के पाकिस्तान में है, तो मालदीव कोई जा नहीं सकता। मिस्टेक हो गई कि मालदीव गया, अभी तो और अच्छी अच्छी जगह जाने की कोशिश करूंगा। और अब मालदीव तो सर्विस में लगा है, सर्विस के पहले तो और 17 कंट्री विजिट कर चुका हूँ, वो भी अगर चाहिए तो नाम बता सकता हूँ मैं। तो यानी जो मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, उनका ये कहना है क्या कि बचपन से भ्रष्टाचार के पैसे से घूमता है। तो मैं तो और 17 कंट्री घूम चुका हूँ पहले भी, सर्विस के पहले। कहाँ से आते हैं इतने पैसे? मेरी जो मदर है काफ़ी अच्छी परिवार से आती है, तो लोगों को, लेकिन एटलीस्ट ये तो आरोप नहीं लगा पाएंगे कि स्कूल के उम्र से भ्रष्टाचार कर रहा है, ये तो कोई बोल नहीं पाएगा। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई पेरेंट्स में आपके अच्छे होंगे। मेरे, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे पिताजी एक बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। वाशिम छोटा सा जिला है, तो वहाँ से मेरे फादर आते हैं। मेरी मदर हरियाणा से आती, मूरथल से, तो वो एक रॉयल परिवार से आती है, रॉयल घराने से आती है। अच्छा। तो काफ़ी समृद्ध परिवार है। तो वैसे भी सर्विस सिर्फ राष्ट्र की सेवा के लिए करता हूँ, और एक लॉ ग्रेजुएट भी हूँ। पारंपरिक मेरी मदर का भी बिजनेस है। तो वैसे भी एक पॉइंट पे ऐसा लगा था कि 10 साल 15 साल राष्ट्र की सेवा करने के बाद मैं रिज़ाइन करके माता जी को ज्वाइन करूँगा, लेकिन अभी थोड़ी मोटिव बदल गई है। अभी तो रुकना है सर सर्विस में। और अच्छा, बिल्कुल, अभी तो रुकना है और थोड़े दिन रुकना है। यानी राजनीति वाला इरादा आपने थोड़ा बदल ना, दिया? वो सब तो ठीक है, अभी तो रुकना है थोड़े दिन अभी। और
कुछ कार्य बाकी है तो वो कार्य करने हैं मतलब कुछ हिसाब करना है? ना। अरे मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, ये सब चीज़ तो बहुत छोटी है, बहुत छोटा इंसान हूँ, मैं क्या किसका हिसाब करूँगा। लेकिन कुछ कार्य करना है तो डेफिनेटली आई विल बी देयर इन द सर्विस। डर के तो भागना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो लोग बोलेंगे डर के भाग गया, बिल्कुल भी नहीं, लड़ना चाहता हूँ अच्छी तरीके से, तो हूँ अभी। I'm still लेकिन there। ऐसे कौन से डिपार्टमेंट में जाएंगे कि कुछ कर पाएंगे? मेरे ऐसे हाथ में थोड़ी क्या ना है? मेरे हाथ में थोड़ी वो ना कौन वो तो। सी महत्वाकांक्षा है कि क्या मेरे करना मेरे चाहते मेरी हैं? कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, संकल्प जो आपने लिया है जो कुछ करना कोई है? संकल्प नहीं है। जो जहाँ पर हमारे जो सरकार है जहाँ पर भेजेगी वहाँ पर एक लॉयल सोल्जर की तरह काम करूँगा। आपका घूमने की बात के बाद आपके कपड़ों पे भी चर्चा हुई, आपकी घड़ी पे चर्चा हुई। बिल्कुल। कितने महंगे महंगे घड़ी, कपड़े, घड़ी, सब। शूज, हाँ, सॉक्स, सॉक्स कहाँ से आते? अंडरगारमेंट्स, हाँ, सब पे हाँ, चर्चाएं हुई है। ड्रग पकड़ना अलग, ये सी चर्चा ज़्यादा हो गई। हाँ। ड्रग पकड़ना धरा के धरा रह गया। नहीं तो मेरा उनको ही सवाल है, तो क्या फटे हुए कपड़े पहनूं? वो अफोर्ड कर सकता हो तो अच्छे ही कपड़े पहनूंगा ना। वो टाइम पे जवाब नहीं दे नहीं, पाया था। उसमें लोग गिनते हैं कि सैलरी इतनी है तो इतनी सैलरी में इतना कैसे आ सकता है? नहीं तो वो उनका नहीं आरोप नहीं था। नहीं, उनका ये कहना है सैलरी के अलावा भी मेरी जो पेरेंटल प्रॉपर्टी भी है ना, कोई रोड साइड से तो आया नहीं हूँ, अच्छे परिवार से आता हूँ और अफोर्ड भी कर सकता हूँ। मिस्टेक ये हो गई कि अभी नेक्स्ट टाइम और अच्छे कपड़े पहनूंगा। मिस्टेक हो गई कि वो टाइम पे नॉर्मल पहनता था, अभी नेक्स्ट टाइम और अच्छे कपड़े पहनूंगा, अफोर्ड कर सकता हूँ, कोई फ्री में लाके देता नहीं है बेसिकली। हाँ, मतलब कहीं ये नहीं है कि भाई गलत पैसों का है, ऐसा कुछ नहीं नहीं है। तो मतलब क्यों आपको डरूं पूरा मैं? भरोसा ऑफ है। कोर्स क्यों डरूं? हाँ, किस चीज़ से डरूं? ना किससे लिया हूं ना किसको दिया हूं, तो क्यों डरूं कोई चीज़ से? सैलरी भी आती है, पेरेंटल प्रॉपर्टी से भी आता है और अच्छी लाइफ जीऊंगा, तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई अच्छे घर से आया तो IRS ऑफिसर या सिविल सर्विस देना नहीं चाहिए? यानी क्राइम है, जुर्म है। IAS IPS बनना, अगर आप एक कोई अच्छे परिवार से आते हैं तो ये जुर्म है बेसिकली। यानी मुझे सिर्फ ड्रामा करना है ईमानदार बनने का, फटे हुए कपड़े पहनने का, मैं नहीं करूँगा। मैं जो नेचुरल हूँ, जो ओरिजिनल हूँ, मैं वही करूँगा। मुझे सिर्फ राष्ट्रीय सेवा करना और वही करने आया हूँ मैं। जितनी भी प्रेशर, जितनी भी आपको आलोचना करना है कीजिए, जितनी भी जो करना है कीजिए। और जैसा मैंने आपसे कहा कि मिस्टेक हुई है, अभी नॉर्मल से और अच्छे कपड़े नेक्स्ट टाइम पहनूंगा। मिस्टेक क्या हुई? मिस्टेक नॉर्मल कपड़े पहना अच्छा, था, वो मिस्टेक वो हुई नॉर्मल मेरी। तो नहीं थे, बहुत ब्रांडेड और नहीं, बड़े अभी महंगे और थे ज़्यादा जो। ब्रांडेड अच्छा, पहनूंगा। मतलब ये इतनी हिम्मत लाते कहाँ से है कि इतना विवाद होता है, लोग उंगली उठाते हैं आपके, मतलब आय से अधिक इनकम का आरोप भी लग गया आरोप और लगते हैं ना, हाँ, आरोप कई तो चीज लग आरोप गई तो आरोप तो और आप प्रब- मस्त रहते हैं और आरोप उल्टा कहते हैं अब और करूंगा। नहीं, आरोप लगे ना, जैसा मैंने आपसे कहा, ये आरोप एंटरटेनमेंट है मेरे लिए, तो एंटरटेनमेंट का मजा लीजिए। और जिस दिन लगता नहीं तो उस दिन बुरा भी लगता है, क्या हो रहा है, कहीं शायद कुछ कमी हो रही है मेरे में, मेरे कार्य शैली में, तो बुरा लगता है। अच्छा, लोगों के कई शौक होते हैं, तो आपका क्या शौक है विवादों में रहना? नहीं, शौक तो नहीं है, शौक सिर्फ रनिंग करना है ज़्यादा, अच्छा, फिजिकल फिटनेस वो शौक है। और बाकी का हिस्ट्री नॉन फिक्शन पढ़ना, ये दो अच्छा। शौक है। और बाकी का ये विवाद तो ये तो अपने आप ही आते रहते हैं, तो आई एंजॉय दिस एंड बाकी के भी कोई अगर जेन्युइन कंप्लेंट्स वगैरह भी होती है, दायित्व भी होता है हमारा रिस्पॉन्ड करने का। अगर कोई जेन्युइन भी मिस्टेक सपोज हो जाती है या फिर हमारे कार्य प्रणाली पे भी लोगों को पसंद नहीं आता, तो आई एम ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो मेरा दायित्व भी बनता है जवाब देने का। लेकिन अगर आप डेलिब्रेट करने की कोशिश करोगे, कोई गंदी मंशा से करोगे, तो मैं उसे एंजॉय करूंगा और डंके की चोट पे उसको आपको टक्कर लगा के जवाब दूंगा उसका। आम आदमी तो टूट जाता है ऐसे इतने आरोप लगे या इस तरह की बातें आए तो। देखो, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आपके आदर्श बहुत बड़े हैं, तो मेरे सामने जब भी ये सब ऐसे छुटपुट जब लोग आते हैं, जो गंदे प्रकार के लोग जब मेरे पर आरोप लगाते हैं, तो मेरा सिर्फ 2-3 लोगों के बारे में मैं सोचता हूँ तो मेरा भय, मेरी एंग्जाइटी 2 मिनट में चली जाती है। एक तो सच में आप छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ही सोचो, आप 2 मिनट में मेरी जो कोई भी एंग्जाइटी चली जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में कैसे लोगों ने काम किया, बाजी प्रभु देशपांडे, अरे 300 लोग 10,000 लोगों से लड़े, वो भी गलत लोगों से, हिंदवी स्वराज के लिए। तो ये तो बहुत छोटे चिरकुट लोग हैं, मैं तो बोलता हूँ और 100,000 लोग आ जाए मेरे सामने अभी। तो जब वो डरे नहीं, वो एक विपरीत परिस्थिति में एक हिंदवी स्वराज जब उन्होंने बनाया, मैं तो एक बहुत छोटा आदमी, उनका एक छोटा सा सेवक या उनका छोटा सा फॉलोअर हूँ, जब वो नहीं डरे तो मैं तो सोच रहा हूँ कि और 1000 अभी आरोप लगे और 1000 लोग मेरे सामने आए, अभी भी उधर ही खड़ा उनसे लड़ने के लिए। ये स्वभाव आपका लड़ने वाला बचपन से है? ये मेरी माँ ने मेरे को, जैसा कि आप बताए हैं, हाँ। मेरी मदर आती थी मुस्लिम परिवार से, लेकिन हाँ। सरप्राइजिंग की ये बात है कि मेरी मदर मेरे को महाभारत भी बताई है। अच्छा, महाभारत के बारे में कहानियां बताई है मेरी मदर ने मुझे, रामायण के बारे में मेरी मदर ने मुझे कहानियां बताई है। तो ये सब कैरेक्टर्स बचपन से ही आते थे।
ये जो पावनगढ़ की भी कहानी मेरी मदर ने मुझे बताई। पावनखिंड की पावनखिंड की जो कहानी जो बेसिकली 13 जुलाई 1660 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज को घेर लिया था मुगलों ने, आदिल शाह ने, बाकी के मुगल के कुछ जनरल लोगों ने, तो वो टाइम पे ये जो मर्द मराठे लड़े थे सिर्फ छत्रपति को बचाने के लिए, तो ये भी मेरे मदर ने मुझे कहानी बताई है। तो ये कहानी दिमाग में रही है अभी तक। तो मैं तो वही हर दिन वेट करता हूँ, एक नहीं और आओ और सब आओ, मैं वहीं खड़ा हूँ और लड़ूंगा मैं आपसे। बड़ी बात है, मतलब बचपन में जो सीख मिली उसको आप अभी तक बिल्कुल अंदर अपने में समाहित बिल्कुल, और आपने अभी तक सिर्फ हाफ आया है। 15 साल की सर्विस अभी भी बाकी है। कहीं नहीं लगता कि बस हो गया, अब ज्यादा विवादों में नहीं, रहना मैंने आसान? जैसा कि आपसे पहले भी कहा था कि मुझे सिर्फ 10-15 साल इनिशियली सिर्फ मेरी माता ने मुझसे से सिर्फ प्रॉमिस लिया था 2006 में, एक शपथ ली थी कि राष्ट्रीय सेवा कर और आ जाना वापस, राष्ट्र की सेवा कर। मेरी मदर ने मुझे इंस्पायर किया था कि तू IB ज्वाइन कर पहले। अच्छा। तो मदर का बेसिकली पहले से बिजनेस था, खुद का अच्छा पर्सनल बिजनेस था, एंड शी वॉज वेरी गुड इन डूइंग दैट। तो ऐसा था कि इकलौता लड़का हूँ, मेरी एल्डर सिस्टर है, तो माता जी के बाद में बिजनेस घर का कौन देखेगा, तो मैं ही एक था बेसिकली। तो मेरा मदर का ऐसा था कि सिर्फ राष्ट्र की सेवा कर, जब तक मैं झेल सकती हूँ संभाल सकती हूँ, एक बार राष्ट्र के प्रति तूने तेरा फर्ज निभा लिया तो तू बिजनेस ज्वाइन कर और रिजाइन कर। तो 2015 की बात थी। तो वैसे भी 17-18 में ऐसा मदर का देहांत हो गया, 2015 में स्वर्गवास हुआ उनका। उसके बाद में वैसे भी बेसिकली फैमिली का टेक केयर करना था, लेकिन ऐसी घटनाएं हो गई कि अभी भाग नहीं सकता, अभी डट के जवाब दूंगा मैं। तो अभी थोड़े दिन और आप लोगों को झेलना पड़ेगा मुझे। बिजनेस क्या था मेरी मदर का? बेसिकली रेस्टोरेंट था, जिम्स था। अच्छा, वो जिसपे आरोप लगा था कि भ्रष्टाचार के पैसे से बना है। तो मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मेरी मदर तो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। तो वो भी एक गंदा प्रकार का आरोप लगा। जिस दिन सर्विस में लगा हूँ 2006 में, उस दिन जितनी भी मेरे पेरेंटल प्रॉपर्टी थी, एवरीथिंग हैज बीन डिक्लेयर्ड राइट फ्रॉम डे फर्स्ट। कल को ये कोई वो ही नहीं कहे कि जैसी बचपन से ही भ्रष्ट है, ऐसा कोई कहे नहीं। इसके लिए राइट फ्रॉम फर्स्ट डे डिक्लेयर कर चुका। इसके लिए अभी तक कुछ हो नहीं पाया वो चीज़ का, और मुझे कोई चीज़ का भय भी नहीं हो चीज़ का। आपके परिवार पे आरोप लगा, आपके धर्म पे आरोप लगा, आपके निजी जीवन बिल्कुल ऐसी कोई भी चीज़ छूटी नहीं थी। हाँ, तो कहीं दुख हुआ कि एक अच्छा काम अगर मैं कर रहा हूँ, मैं अपना राष्ट्र का काम कर रहा हूँ जैसा आप कह रहे हैं। हुआ था सुनील भाई, आप भी उस टाइम पे थे, आप भी आप भी वो टाइम पे सच्चाई के लिए लड़े थे। मुझे याद है कि आपकी भी रिपोर्टिंग काफ़ी इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष रिपोर्टिंग होती थी आपकी भी। बाकी के लोगों के बारे में कमेंट नहीं करना चाहूँगा, आपने भी वो जंग लड़ी है, देखा है आपने भी। तो उस समय बेसिकली जब कार्यरत था तो मीडिया से बात नहीं कर पा रहा था मैं, क्योंकि जब आप पे आरोप लगते हैं तो, और 10 इंक्वायरीज होती थी, हर दिन एक इंक्वायरी खुल रही थी, हर घंटे इंक्वायरी खुल रही थी, अलग अलग एजेंसी, जितनी भी लोगों में दम थी लोगों ने एजेंसीज यूज करी अपनी। तो उस समय एक कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है कि जब आप पे आरोप लगते तो आप उस बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन मुझ पे जब आरोप लगे, जो 19 साल, जो आपने इंटरव्यू के सबसे पहले आपने ईमानदारी की बात करी, तो मैंने मेरे 19 साल के करियर में सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी करके अपने चेहरे को अपने आईने में गर्व से देखता हूँ। तो वो चीज़ का मुझे बहुत गर्व भी था कि मैंने राष्ट्र की सेवा ईमानदारी से करी। तो जब उस पर आपकी क्वेश्चन मार्क लगते हैं, 2021 के पहले कभी भी मेरे पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगे। सिर्फ मेडल्स पे मेडल्स मिले हैं मुझे, उसके पहले कभी भी लगे नहीं। लेकिन एक सिर्फ कार्य करने पर आपके ऊपर 10 पूरी कायनात आपके पीछे जो बोलते हैं लग जाती है। तो हर सिस्टम आपके पीछे उस समय लग गया। कायनात तो अच्छे के पीछे लग जाती है अगर आप शिद्दत से कुछ चाहे तो, लेकिन यहाँ उल्टा होगा क्या? नहीं, उल्टा ठीक है। जो होता है महाकाल की कृपा से अच्छा ही होता है। आज एक आम लोगों में ये एक भावना है कि अकेले लड़ने की हिम्मत है लोगों में। तो आज जब भी आप एक नॉर्मल लोगों में भी जाते हैं तो फिर एक आपको लोग एक सम्मान के से देखते हैं कि एक आदमी एक सच्चाई के लिए लड़ा है, खड़ा है, और पूरे सिस्टम से अकेला लड़ा है और अभी भी झुका नहीं, अभी भी खड़ा है वो। तो लोगों का वो प्रेम वर्थ है। नहीं, बिल्कुल लोगों से लड़ना वर्थ है। लड़ने की जो क्षमता है उसका तो मैं भी कायल हो गया हूँ कि वही, इसलिए मैंने सवाल किया कि आम आदमी अगर इतने विवाद, इतने आरोप, इतने सब आए तो या तो वो चुप होकर बैठ जाएगा कि छोड़ो यार, अच्छा करके भी अगर गाली खानी है तो हम क्यों करें। लेकिन आप अभी भी लड़ रहे हैं। और बिल्कुल। और आपका जो सवाल था कि इतने विवाद वगैरह, तो स्टार्ट में आपको बुरा लगा, मुझे भी स्टार्ट में बुरा लगा, लेकिन बाद में, और जब खासकर आपके फैमिली तक आए, मेरे रिटायर्ड फादर पे, मेरी मृत मदर पे आरोप लगे, मेरे रिटायर्ड फादर पे आरोप लगे, मेरी सिस्टर पे आरोप लगे जो एक सिंगल सिस्टर है, मेरे सिस्टर के बच्चों पे आरोप लगे, मेरी वाइफ पे आरोप लगे, मेरे छोटे बच्चों पे आरोप लगे। वही कहता हूँ, ड्रग्स पकड़ना धरा के धरा रह गया। ड्रग के खिलाफ आपने लड़ाई करी, लेकिन आपके फैमिली को तकलीफ हुई, वो चीज़ का बुरा लगा। लेकिन बाद में कुछ दिनों बाद, 2-3 दिनों के बाद ही
परिवार ने बोला कि समीर तू हमारी फिक्र मत कर, तू लड़, अच्छा, हम लोग तेरे साथ में हैं, जितने भी आते आने दे, तू सिर्फ लड़। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं भी मीडिया से उस समय बात करना चाहता था, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस का, हर प्रश्न का हर उत्तर देना चाहता था वो टाइम पे, लेकिन क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसके प्रति मैं जवाब नहीं दे पाया। लेकिन क्योंकि गलत किया नहीं तो गलत आरोप लूंगा भी नहीं, तो इसके लिए मेरे फैमिली ने फिर जवाब दिया, वो चीज़ का हर प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया, हर चीज़ का जवाब दिया उन्होंने। लेकिन यही एक मलाल होता है कि वो जवाब मुझे देना चाहिए था, और मैं सक्षम हूँ वो जवाब देने के लिए अभी उनसे। तो वो टाइम पे थोड़ा बुरा लगा कि फैमिली क्यों जवाब दे रही उनको, लेकिन मानसिक थोड़ा उनको संतुलन खराब हो गया होगा। लेकिन उनका कोई नहीं, वो भी और नहीं डरते, वो तो और वेट करते, अभी भी बोलते तू लड़ और लड़ तू आगे। दूसरी बात, मुझे थोड़ा मलाल कब हुआ जब मेरी वाइफ को धमकियां आने लगी, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से मेरे बच्चों को मारने की धमकियां आने लगी, छोटे बच्चों को हार्म करने की धमकियां आने लगी। तो वो टाइम पे थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरे वजह से, मैं मेरी राष्ट्रभाव के वजह से मैं मेरे बच्चों को उनको तकलीफ हो रही, मेरी वाइफ को तकलीफ हो रही है। लेकिन ठीक है, भाग्य में जो लिखा है, जो महाकाल ने भाग्य में लिखा है वो होगा। मुझे उस चीज़ का भी डर नहीं, वो चीज़ का भी मलाल नहीं है। उनको तो मैं ये फ़ोन पे बोलता हूँ या मैसेज पे देता हूँ कि कायरो की तरह वहाँ पर बैठ के जवाब मत दो, धमकियाँ मत दो, मेरे सामने आके धमकियाँ दो। मैं सक्षम हूँ तुमसे लड़ने के लिए, और मैं सक्षम हूँ मेरे परिवार को भी बचाने के लिए। मुझे किसकी हेल्प की भी ज़रूरत नहीं, वो चीज़ की। हाँ, क्योंकि आपने सुरक्षा भी नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, किसकी भी ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ट्रेंड हूँ। जब चेन्नई में कार्यरत रहता हूँ तो महाकाल है उनको देखने के लिए, और जब मुंबई में रहता हूँ मैं सक्षम हूँ बचाने के लिए। यानी आपकी जो ताकत है उसके पीछे एक बड़ी ताकत परिवार की भी है। एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स। वो बोलते लड़ तू, कुछ भी हो लड़, अगर तुझे छोड़ना भी पड़े छोड़, लेकिन लड़, झुकना नहीं और कभी भी डरना नहीं किससे। ये लड़ाई जारी रहेगी, जारी रहेगी, बिल्कुल, मृत्यु के अंतिम सांस तक। इसको हम किस तरह से लें कि एक आदमी आरोपों से घिरा हुआ है, कई तरह के आरोप लगे हैं और वो लड़ने की बात कर रहा है। बिल्कुल। और जैसा कि आप ये भी देखेंगे कि न्याय प्रणाली भी जो सच्चाई के साथ में रहती है, बहुत सारे केसेस भी जीते हैं अभी तक। जैसा कि मेरे कास्ट पे गंदे आरोप लगाए थे, क्या हुआ उन आरोपों का? हर दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलते थे, हर दिन जो मेरी कास्ट के बारे में बातें होती थी, क्या हुआ उस आरोपों का? कोर्ट से मार खाए आपने, कास्ट स्क्रूटनी कमेटी, सिर्फ मीडिया के सामने थोड़ा मसाला दे दिया आपने, उसके बाद क्या हुआ वो चीज़ का? उसके बाद में यही जो आरोप लगे, जल्दी आप देखेंगे। मुझे, जैसा मैंने आपसे कहा है, न्याय प्रणाली पे पूरा भरोसा है। गलत किया नहीं तो गलत होगा भी नहीं। वेट कर रहा हूं सिर्फ चीज़ का। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके मनोबल के लिए। थैंक यू वेरी मच। इतना मनोबल आपने बना के रखा है। धन्यवाद सुनील। खैर, मामले अदालत में हैं, जब फैसला आएगा तब असली सच सामने आएगा। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल तब फिर से एक और इंटरव्यू करेंगे, और वो भी डिटेल्स के साथ में करेंगे। लेकिन फिलहाल जो आपका आत्मविश्वास है वो बहुत कुछ बता रहा है। थैंक यू सुनील भाई, थैंक यू, धन्यवाद आप। धन्यवाद हमसे बात करने। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।